मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार, पाल, सेन, राष्ट्रकूट और चोल वंश आदि के विषय में पढ़ेंगे। अर्थात प्राचीन काल में उत्तर गुप्त काल या पूर्व मध्य काल या राजपूत काल में गुर्जर प्रतिहार नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जो विभिन्न रूपों में आगामी कई सदियों तक हावी रही। ये प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना। भारत छोटे बड़े राज्यों में बढ़ चुका था। न केवल आंतरिक अराजकता ही थी, अपितु बाह्य आक्रमण भी प्रारंभ हो चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता था। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो चुकी थी। भारत में पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में तीन महत्वपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव हुआ। तीनों ने अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय तक राज्य किया किंतु तीनों का अधिकांश समय अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने, गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र को हड़पने तथा कन्नौज पर अपना नियंत्रण कायम रखने में ही व्यतीत हो गया। ये तीन प्रमुख शक्तियां थी: गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तीनों शक्तियों के इस आपसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी के अंतिम चरण से शुरू होता है और लगभग 200 वर्षों तक चलता है। प्रतिहारों का अधिवासन। प्रतिहार कौन थे, उनका उदय कब और कैसे हुआ, उन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाने लगा, इन प्रश्नों का सही उत्तर देना संभव नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि जोधपुर के शिलालेखों से परिमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। क्योंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई विद्यमान नहीं थी। राजस्थान का भाग गुर्जरात्र कहलाता था। इसलिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो भीनमाल अथवा बाड़मेर बताया है। डॉक्टर स्मिथ और स्टेन फेनो आदि विद्वानों ने भी ये मत प्रतिपादित किया है कि इनका उदय राजपुताना में भीनमाल यानी कि श्रीमाल में हुआ था। 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य जहाँ जहाँ भी प्रतिहार शासक चाहे स्वतंत्र शासक के रूप में अथवा किसी के सामंत के रूप में पाए गए हैं, उन सभी के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग न होकर गुर्जर प्रतिहार शब्द का ही प्रयोग देखने में मिलता है। अतः हमें इस पर विचार करना होगा कि प्रतिहार शब्द की प्रसिद्धि गुर्जर प्रतिहार के रूप में कैसे हो गई। गुर्जर प्रतिहार का संबोधन। राष्ट्रकूट और पाल वंशीय राजाओं के शिलालेखों तथा अरब यात्रियों के वृत्तांतों में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द के साथ जोड़कर संबोधित किया गया है। उदाहरणार्थ, पंपा के विक्रमार्जुन विजय में महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है। इसी प्रकार भोज प्रथम के लिए भी गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज लिखा है, जो गुर्जर शब्द का विकृत रूप है। इसी प्रकार चंदेलों के कुछ शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शब्द का चलन कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वान लोग एकमत नहीं है। गुजरात के इतिहासकार भगवान लाल इंद्र जी ने गुर्जरों को गुर्जर माना है और उनके मतानुसार ये लोग कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश संभवतः पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत में आए थे। गुप्ताओं के समय में ये राजपूताना, मालवा और गुजरात के कई वर्षों तक उनके मार्ग
गुर्जर प्रतिहार शब्द का चलन कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वान लोग एकमत नहीं है। गुजरात के इतिहासकार भगवान लाल इंद्रजी ने गुर्जरों को गुर्जर माना है और उनके मतानुसार ये लोग कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश संभवतः पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत आए थे। गुप्ताओं के समय में ये राजपूताना, मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक उनके सामंतों के रूप में शासन करते रहे। चीनी यात्री हवनसांग ने भीनमाल अथवा बाड़मेर को गुर्जर राज्य की राजधानी लिखा है। इससे पता चलता है कि इस समय तक वे स्वतंत्र शासक बन गए थे। गुजरात में रहने के कारण ये शासक गुर्जर कहलाए। बम्बई गजेटियर जैक्सन द्वारा संपादित ने गुर्जरों को विदेशी माना है और उनका गुजरात में बसना लिखा है। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि गुर्जर लोग मध्य एशिया की एक जाति थे जो गुप्त साम्राज्य का पतन होने पर हुनों के साथ अथवा कुछ समय पश्चात पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत में आई। श्री सीवी वेद ने इस मत का प्रतिवाद किया है और उन्हें शुद्ध आर्यों की संतान माना है। डॉक्टर ओझा के अनुसार उन्हें विदेशी मानना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। उनका कहना है कि गुर्जर जाति का कनिष्क के समय में यहाँ आना और गुप्ताओं के समय में उनका सामंत बनकर शासन करना परमाणु शून्य है। वस्तुतः गुर्जर एवं गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजाओं के लिए भी संभव है और गुर्जर जाति के लिए भी। चूँकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र गुर्जरात्र कहलाता था और प्रतिहार यहाँ के शासक हुए थे, अतः प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनकी अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग ही नहीं अपितु गुजरात, काठियावाड़ और मध्य भारत एवं बिहार के बहुत से क्षेत्र भी थे। कुछ लेखों में उन्हें स्पष्ट रूप से क्षत्रिय बतलाया गया है। ग्वालियर के अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है। परंतु दूसरी तरफ यह अभिलेख प्रतिहारों को सौमित्री यानी लक्ष्मण का वंशज भी बतलाता है। इसी प्रकार राजशेखर ने अपने आश्रयदाता प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा है। अरब लेखक कान्यकुब्ज के प्रतिहार नरेशों को जुर्ज यानी कि गुर्जर कहते थे। राष्ट्रकूट अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय थे। गुर्जरात्र क्षेत्र से संबंध स्थापित हो जाने पर उनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और फिर उन्हें लक्ष्मण के वंशज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। इन मतों में सत्य का कितना अंश है, यह कहना कठिन है। प्रारंभिक शासक प्रतिहारों ने मंडोर से अपना राज्य विस्तार शुरू किया था और उनके पूर्वज हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। संभव है कि हरिश्चंद्र के समय से ही उसके वंशजों ने अपनी सुविधा अनुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया और जब अवसर मिला अपने राज्य में भी स्थापित करते चले गए। डॉक्टर ओझा का मत है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम चावड़ा राजपूतों से भीनमाल का राज्य अधिकृत किया और फिर आबू, जालोर आदि क्षेत्रों को जीता। इसके बाद उन्होंने उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। कालांतर में उन्होंने कन्नौज के क्षेत्र को अधिकृत कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। उसका समय 730 ईस्वी से 760 ईस्वी का माना जाता है। नागभट्ट की प्रथम की उपलब्धियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणों के विस्तार को रोकना। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने मलेच्छ यानी अरब सेना को पराजित किया। संभव है कि सिंध के गवर्नर जुनैद के निर्बल उत्तराधिकारियों को नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया। इसके बाद उसने बड़ौज प्रदेश को जीता।
इसकी पुष्टि अंशोत अभिलेख से होती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि भ्रतृवर्ध द्वितीय नामक चाहमान सामंत उसकी अधीनता में इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। कक्कुक और देवाज यानी कि नागभट्ट प्रथम के उपरांत उसका भतीजा कक्कुक सिंहासन पर बैठा। उसके बाद उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। कक्कुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज सिंहासनारूढ़ हुआ। डॉक्टर वी.सी. पांडे यानी विमल चंद्र पांडे के अनुसार कक्कुक और देवराज दोनों का समय 760 ईस्वी से 783 ईस्वी निर्धारित किया गया। ग्वालियर अभिलेख में उसके द्वारा अनेक राजाओं को पराजित करने का उल्लेख है, परंतु साक्ष्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि उसने कौन से राजाओं को पराजित किया और इन युद्धों में उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ। वत्सराज देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा। उसने 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन किया। वह अपने समय का एक महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने मंडी जाति को पराजित करके मध्य राजस्थान पर अपना अधिकार जमाया। उसकी इस विजय की पुष्टि ओसिया अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख से होती है। कन्नौज का राज्य जीतने के लिए उसे बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल से युद्ध करना पड़ा। वस्तुतः इस समय कन्नौज पर निर्बल राजा इंद्रायुध राज्य कर रहा था और गुर्जर प्रथिया तथा पाल दोनों ही कन्नौज का राज्य हथियाना चाहते थे। इस युद्ध में वत्सराज विजयी रहा, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से होती है। पालों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात वत्सराज को दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश धुरु से लड़ना पड़ा। इस बार वत्सराज बुरी तरह से पराजित हुआ और उसे मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। धुरु ने बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया, परंतु धुरु के लौटते ही धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को सिंहासन पर बिठाया। वत्सराज को चुपचाप कन्नौज पर पालों की प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। धुरु के आक्रमण तथा वत्सराज की पराजय से उज्जैन के नवोदित गुर्जर प्रतिहार राजवंश को गहरा धक्का लगा। वत्सराज को अपनी राजधानी जालोर यानी जवालीपुर से ले जानी पड़ी। बहुत से विद्वान की मान्यता है कि अब उसका राज्य मध्य राजपूताना तक ही सीमित रह गया था। नागपट द्वितीय वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागपट द्वितीय राजा बना। उसने 795 से 833 ईस्वी तक शासन किया और अपने पराक्रम से गुर्जरों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया तथा राज्य की सीमाओं से विस्तार भी किया। राष्ट्रकूटों से युद्ध नागपट द्वितीय को भी अपने वंश के शत्रु राष्ट्रकूट वंश के शासक से युद्ध करना पड़ा। युद्ध का मूल कारण उत्तरी भारत में अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना था। संजन ताम्रपत्र पठारी स्तंभ लेख और राधनपुर ताम्रपत्र लेख से पता चलता है कि इस युद्ध में भी गुर्जर प्रतिहारों को पराजय का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त करके खदेड़ दिया। यह युद्ध संभवतः 806 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद कन्नौज के चक्रायुध और बंगाल के धर्मपाल ने भी राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। कन्नौज विजय राष्ट्रकूटों से परास्त होने के बाद भी नागपट द्वितीय ने साहस नहीं खोया। वे अपनी शक्ति को संगठित कर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। गोविंद तृतीय काफी वृद्ध हो चुका था और अपने उत्तरी अभियान से वापस लौटने के बाद वे अपनी घरेलू सीमाओं में फंस गया। स्थिति को अनुकूल समझकर नागपट द्वितीय ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार तथा गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज राज्य को जीत लिया। इस विजय के बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी बन गई। इस विजय से प्रतिहारों की ख्याति पुनः स्थापित हो गई। धर्मपाल की पराजय चक्रायुध धर्मपाल का आश्रित राजा था, अतः धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय को सबक सिखाने का निश्चय करके उसके विरुद्ध युद्ध के लिए चल पड़ा।
परंतु घमासान युद्ध में उसे नागभट्ट द्वितीय का हाथों पराजित होकर बंगाल लौटना पड़ा। पालों के पराजय से गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। जोधपुर अभिलेख से पता चलता है कि यह युद्ध मुद्रगिरी यानी मुंगेर के पास लड़ा गया था, जिसमें मारवाड़ के शासक कक नागभट्ट का सामंत ने भाग लिया था। 400 अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय के एक अन्य सामंत शंकरगण द्वारा इस युद्ध में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र पर नागभट्ट द्वितीय का अधिकार बना हुआ था। अन्य विजय। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की अन्य विजयों का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख के अनुसार उसने आनर्थ यानी उत्तरी काठियावाड़ा, मालवा, किरात, हिमालय प्रदेश का कोई हिस्सा, तुरुस्क, पश्चिमी भारत का एक मुस्लिम राज्य, वत्स, कौशाम्बी प्रदेश और मत्स्य यानी पूर्वी राजस्थान के राज्यों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार जमाया। परंतु अन्य साक्ष्यों के अभाव में इस अभिलेख को सही मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि इसे सही माना जाए तो इसका यह अर्थ हुआ कि नागभट्ट द्वितीय के राज्य में लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मालवा, गुजरात का कुछ भाग, राजपूताना का विस्तृत भाग और पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। संभव है कि इन सभी क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए उसका राजनीतिक वर्चस्व बना रहा हो। ग्वालियर अभिलेख, प्रबंध कोश तथा खुमान रासों से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया और इसमें उसके चाहमान सामंत गोविंदराज यानी गुवक प्रथम, गुहिल सामंत खुमान आदि ने पूरा सहयोग दिया। संभवतः सिंध के मुसलमानों की तरफ से नागभट्ट के राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया गया हो और अपने सामंतों की सहायता से उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त करके खदेड़ दिया हो। इससे यह पुनः स्पष्ट हो जाता है कि उसके समय तक चौहान और गुहिल वंशीय शासक स्वतंत्र शासक न होकर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। मूल्यांकन। संक्षेप में नागभट्ट द्वितीय अपने समय का एक पराक्रमी शासक हुआ। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के हाथ तो पराजित होने के उपरांत भी अपने मन में निराशा को उत्पन्न नहीं होने दिया। उसने अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर कन्नौज को जीता तथा कन्नौज के संरक्षक पाल वंशी राजा धर्मपाल को पराजित करके उत्तरी भारत की राजनीति में गुर्जर प्रतिहारों के वर्चस्व की पुनः प्रतिष्ठित किया। वह एक धर्मनिष्ठ शासक था और उसने कई यज्ञों के द्वारा धर्म के महत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वह भगवती देवी का भी परम भक्त था। वह कवियों और विद्वानों का आश्रय दाता था। उसकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी कन्नौज विद्या का केंद्र बन गई। वह एक निपुण सेनानायक और पराक्रमी सैनिक था। उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त करके उनकी विस्तारवादी योजना को विफल बना दिया। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र 833 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। उसने केवल 3 वर्ष तक के शासन किए और वे अल्प समय भी अशांति, अव्यवस्था और संकट का रहा। संभवतः चंदेलों ने कालिंजर प्रदेश पर, मंडोर के प्रतिहारों ने गुजरात प्रदेश पर अधिकार कर अपनी को कन्नौज के आधिपत्य से स्वतंत्र कर लिया। यद्यपि ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा है कि रामभद्र ने अपने सामंतों की सहायता से अपने शत्रुओं का दमन किया, परंतु पालों के अभिलेखों के अनुसार पाल वंशी देवपाल ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया। भोज प्रथम मीर भोज। रामभद्र के बाद उसका पुत्र भोज प्रथम 836 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इतिहास में वह मिहिर भोज के नाम से विख्यात है। मिहिर भोज अपने समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। उसके विषय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक शिलालेख और साहित्यिक विवरण मिलते हैं, जिनके आधार पर मिहिर भोज के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मिहिर भोज की माता का नाम अप्पा देवी था। विभिन्न शिलालेखों में मिहिर भोज को विभिन्न विरोधों से पुकारा गया है।
उसे आदिवर्रा तथा प्रभास की उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। अपने पिता रामभद्र के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति का जो वास हो गया था, उससे उसने न केवल संचित किया वरन उनका विस्तार भी किया। कालिंगर तथा गुजरातरा पर अधिकार। भोज प्रथम ने अपने पितामह के समय के सामंत वंशजों को पराजित किया, जिन्होंने उसके पिता रामभद्र के समय अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। वर्रा ताम्रपत्र के अनुसार भोज ने सर्वप्रथम अपने पितामह नागभट्ट द्वितीय द्वारा किए गए कालिंजर मंडल दानपत्र की पुनर्स्थापना कर दी थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिहिर भोज ने कालिंजर मंडल यानी बुंदेलखंड पर अपना पुनः प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, जो उसके पिता ने के शासनकाल में प्रतिहारों के हाथ से निकल गया था और चंदेलों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मिहिर भोज के पर पितामह वत्सराज ने गुजरात राजस्थान में दान पत्र की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय ने उसे कायम रखा था, परंतु रामभद्र उस दान क्रम को स्थिर नहीं रख सका। मिहिर भोज ने उस दान पत्र की पुनः स्थापना की। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि राजपूताना के गुजरात प्रदेशों पर मिहिर भोज ने पुनः अपने अधिकार स्थापित कर लिया था। जोधपुर अभिलेख से प्रकट होता है कि बाउक ने कुछ सैनिक अभियान किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मंडोर की सामंती प्रतिहार शाखा ने इस क्रम में व्यवधान डाला था। गोहिल और कलचुरियों पर विजय। उत्तर भारत में भोज ने हिमालय की तराई तक अपनी सेनाओं का विस्तार किया था। बालादित्य के चाकसू अभिलेख के अनुसार गोहिल राजकुमार हर्षराज ने उत्तर के राजाओं पर विजय प्राप्त की तथा भोज की असु उपहार में दिए। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार उक्त भोज कन्नौज का प्रतापी शासक मिहिर भोज था। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्षराज ने अपने शासक भोज के अधीन उत्तर के राजाओं से युद्ध किया, जिससे प्रकट होता है कि गोहिल वंश भोज के अधीन था। केहला अभिलेख से ज्ञात होता है कि भोज की सत्ता हिमालय के चरणतल तक फैली हुई थी। इस अभिलेख में यह भी विदित होता है कि गोरखपुर के कलचुरी वंशीय गुणाम्बोधि देव ने भोज से कुछ भूमि प्राप्त की थी। अधिकांश विद्वानों ने भोज का समीकरण मिहिर भोज के साथ किया। गुणाम्बोधिदेव भी भोज का समकालीन था। गुणाम्बोधिदेव, जिसकी पुष्टि गुणाम्बोधिदेव के 9वें उत्तराधिकारी के लेख से होती है। इससे प्रकट होता है कि कलचुरी वंश ने मिहिर भोज की अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल के पालों के साथ संघर्ष। कान्यकुब्ज में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करके भोज ने बंगाल के पालों से लोहा लिया। उस समय बंगाल में उसका समकालीन पाल शासक देवपाल था। यद्यपि देवपाल के बेदला अभिलेख और मुंगेर अभिलेख में उसकी विजय यात्राओं का वर्णन अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण किया है, परंतु इतना निश्चित है कि देवपाल ने उत्तर भारत में कुछ सैनिक अभियान अवश्य किए थे। एक राष्ट्र दो शक्तियों के उदय होने से उत्तर भारत में दोनों का शक्ति परीक्षण होना अवश्यंभव था। केहला अभिलेख के अनुसार गुणाम्बोधि देव ने गौड़ सम्राट के ऐश्वर्य को हर लिया। पहले उल्लेख किया जा चुका है कि गुणाम्बोधि देव भोज का समकालीन तथा उसके अधीन शासक था। अतः ये प्रतीत होता है कि गुणाम्बोधि देव ने भोज के साथ पाल नरेश देवपाल को पराजित किया होगा। ग्वालियर अभिलेख से भी इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि देवपाल की लक्ष्मी ने भोज को अपना स्वामी स्वीकार
कर लिया। किंतु पालों के साथ संघर्ष में जय लक्ष्मी ने कभी प्रतिहारों का तो कभी पालों का साथ दिया था। चूंकि भोज प्रथम के शिलालेख उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा से उस पार नहीं मिलते हैं, अतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिर भोज ने किस प्रकार पाल प्रदेशों पर अधिकार किया। इसका निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है, किंतु डॉक्टर R.S. त्रिपाठी की यह संभावना ठीक प्रतीत होती है कि भोज के आगे बढ़ने पर उसे कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा। संभवतः बेदला अभिलेख का अभिप्राय भी यही है कि भोज को देवपाल से पराजित होना पड़ा। दक्षिण पश्चिम के प्रदेश पालों के साथ होने वाले संघर्ष में व्यवधान देखकर भोज ने अन्य दिशाओं में सैनिक अभियान किया। प्रतापगढ़ अभिलेख से विदित होता है कि भोज ने दक्षिण में सैनिक अभियान किए थे तथा चौहानों की सहायता से दक्षिणी राजपूताना तथा अवंती के चारों ओर के प्रदेशों पर, जो नर्मदा तक फैले हुए थे, अधिकार कर लिया। इन चौहानों का समीकरण शाकंभरी के चौहानों से किया जा सकता है, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय के समय से ही वे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चहेमान गोवक की बहन कलावती अपने पति कन्नौज सम्राट के अत्यधिक थी। कन्नौज के सम्राट का समीकरण मिहिर भोज से हो सकता है, क्योंकि कलावती के पितामह गोवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था। इन वैवाहिक संबंधों के कारण ही भोज को चौहानों की सहायता प्राप्त हुई थी। पश्चिमी भारत में मध्य प्रदेश पर अधिकार। ऊना ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि बलवर्मन ने हूणों से पृथ्वी को मुक्त कराया था। डॉक्टर पुरी के विचार में बलवर्मन मिहिर भोज का सामंत था। स्कंद पुराण में के वस्त्रापत महात्म्य से पता चलता है कि वनपाल ने भोज को सूचना दी कि गिरनार के जंगलों में एक अत्यंत सुंदर हरिणमुखी नारी रहती है। भोज ने उसे प्राप्त करने के लिए रेवतक के वनों में अपनी सेना भेज दी और उस परम सुंदरी नारी को कान्यकुब्ज लाया गया। इससे प्रकट होता है कि भोज ने सूर क्षेत्र तक अपनी सेनाएं भेजी। 919 ईस्वी के देवगढ़ लेख से ज्ञात होता है कि देवगढ़ अर्थात झांसी के प्रदेश में भोज ने विष्णु राम को अपना महासामंत नियुक्त कर रखा था। 932 ईस्वी और 933 ईस्वी के ग्वालियर अभिलेखों से हमें सूचना मिलती है कि ग्वालियर प्रदेश में भोज का एक अन्य अधिकारी अल्ल कार्य कर रहा था। इससे प्रकट होता है कि झांसी और ग्वालियर के प्रदेशों पर भी मिहिर भोज ने अपना अधिकार स्थापित किया था। राष्ट्रकूटों से युद्ध। भोज प्रथम के दक्षिण पश्चिम अभिलेखों के अनुसार परथिया राज्य की सीमाएं राष्ट्रकूट राज्यों के निकट पहुंच गई थी। राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहारों के परंपरागत शत्रु थे, जिसका प्रारंभ भोज से ही नहीं किया था, परंतु प्रारंभ में वे अधिक सफल नहीं रहा। बगुआ अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के धुरु ने गुजरों की शक्तिशाली सेना को युद्ध में सुगमता से पराजित कर दिया। इस अभिलेख के अनुसार भोज की पराजय 867 ईस्वी में हुई होगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी राष्ट्रकूट शिलालेख में इस घटना का विवरण नहीं मिलता। भोज अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था और संभवतः अपने शासन के अंतिम समय में उसने इसका बदला भी ले लिया, परंतु राष्ट्रकूट शिलालेखों में इसके विपरीत विवरण मिलता है। 888 ईस्वी में के बगुआ अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूटों के गुजरात के सामंत ने उज्जैनी में शत्रु को पराजित किया, किंतु जब कृष्ण द्वितीय सैनिक गतिविधियों में उलझा हुआ था, तब कब और कैसे सामंत ने उज्जैनी में विजय प्राप्त की, सिद्ध करना कठिन है। इन विपरीत साक्ष्यों के कारण कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन है। प्रतिहारों ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध एक सुदृढ़ सेना का गठन कर रखा था। परंपरागत शत्रुओं में सीमा पर तनाव स्वाभाविक था, अतः होने वाले संघर्ष में कभी विजय प्रतिहारों को मिल जाती थी तो कभी राष्ट्रकूटों को। उत्तर पश्चिम में विजय
उत्तर पश्चिमी अभियान। अपनी विस्तारवादी नीति के अनुरूप मिहिर भोज ने उत्तर पश्चिम की दिशा में भी सैनिक अभियान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने सतलज नदी के पूर्व की ओर के क्षेत्र अर्थात अपने साम्राज्य से लगे हुए प्रदेशों पर अधिकार किया था। पहले शिलालेख करनाल पंजाब के अनुसार कुछ अश्व विक्रेताओं ने स्थानीय बाजार में कुछ घोड़ों का व्यापार किया था। यह भोजदेव के शुभ एवं विजयी शासन में किया गया था। इसकी पुष्टि राजतरंगिणी से होती है, जिसमें कहा गया है कि भोज ने थक्कई वंश के राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया। डॉक्टर सत्य प्रकाश के अनुसार ये भाग अविभाजित पंजाब के पूर्वी भाग अथवा हरियाणा के मध्यवर्ती भाग हो सकता है। मिहिर भोज का साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक तथा दक्षिण पूर्व में कौशाम्बी तथा दक्षिण में बुंदेलखंड के से लेकर पश्चिम में राजपूताने के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। भोज के अंतिम दिन हेमचंद्र राय चौधरी ने स्कंद पुराण के वस्त्रापत महात्म्य के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया है कि मिहिर भोज ने तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने के अभिप्राय से कुछ समय के लिए राजकाज अपने पुत्र महेंद्र पाल को सौंप दिया। पेहेवा परिस्थिति से हमें मिहिर भोज की अंतिम तिथि 884 ईस्वी ज्ञात होती है। भोज के उत्तराधिकारी महेंद्र पाल की ज्ञात तिथि 1893 है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने 1889 ईस्वी के आसपास अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था। आहार शिलालेख से पता चलता है कि भोज 904 से 905 ईस्वी तक जीवित था। आहार शिलालेख के बाद हमें भोज का कोई शिलालेख प्राप्त नहीं होता है। मूल्यांकन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिहिर भोज यानी भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा ही शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण शासक था। अरब यात्री सुलेमान ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। भोज ने न केवल अपने पिता के छिन्न भिन्न होते हुए साम्राज्य को सुगठित किया, वरन खोए हुए प्रदेशों को भी पुनः अधिकृत किया तथा सैनिक अभियानों द्वारा अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि की। उसकी विजयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह कुशल सेनानायक था। उसने अपने शासन को ठीक से संचालित करने के लिए अपने साम्राज्य को विभिन्न भागों में विभाजित कर उन पर योग्य तथा स्वामी भक्त सामंत नियुक्त किए, जिनमें गुणाम बोधि देव, बाउक, कक्कुक, हर्षराज आदि उल्लेखनीय हैं। यद्यपि उसका साम्राज्य तिर्राज्य यानी प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल संघर्ष का केंद्र बना रहा, परंतु उसने लगभग आधी शताब्दी तक कन्नौज के मस्तक को उठाए रखा। उसका सबसे अधिक श्लाघनीय कार्य ये था कि उसने मुसलमानों की प्रगति को रोक दिया और उसका दक्षिण तथा पूर्व की ओर बढ़ने का दुस्साहस नहीं हुआ। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने मिहिर भोज के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि भोज ने एक प्रबल शासक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। वे अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में सफल रहा। वे मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध एक सुरक्षा दीवार की भांति खड़ा रहा। और अपने उत्तराधिकारियों के लिए अपने कार्य को विरासत के रूप में छोड़ दिया। भोज द्वितीय 1899 ईस्वी में मिहिर भोज ने अपने पुत्र महेंद्र पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। महेंद्र पाल ने 908 ईस्वी तक शासन किया। उसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की यथास्थिति को बनाए रखा। उसके समय का अंतिम अभिलेख 907 ईस्वी का मिलता है। उसकी मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में संभवतः उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया। महेंद्र पाल के दो पुत्रों यानी भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम का उल्लेख मिलता है। एक अन्य लेख में महेंद्र पाल और देह नागादेवी के पुत्र भोज द्वितीय का उल्लेख है, परंतु इसमें महिपाल का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य स्थान पर महेंद्र पाल और मही देवी के पुत्र महिपाल का उल्लेख है, परंतु इसमें भोज का उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि महेंद्र पाल के दो पुत्र थे,
भोज द्वितीय और महिपाल, और दोनों के मध्य सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में भोज द्वितीय सफल रहा और वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। उत्तराधिकारी संघर्ष में भोज द्वितीय को अपने सामंत चेदी नरेश कोक्कड़देव प्रथम से महत्वपूर्ण सहयोग मिला। इसकी पुष्टि कोक्कड़देव के विलहरी अभिलेख से ज्ञात होती है, परंतु भोज द्वितीय के अधिक समय तक अपने उत्तराधिकार की सुरक्षा न कर पाया। प्रास्त महिपाल अपनी शक्ति को संकित करने में लगा हुआ था। सौभाग्यवश उसे चंदेल नरेश हर्षदेव का समर्थन मिल गया। दूसरी तरफ भोज द्वितीय का मुख्य समर्थक कोक्कड़देव मर चुका था, अतः इस बार महिपाल का पलड़ा भारी रहा। उसने भोज को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल और उसके उत्तराधिकारी 913 ईस्वी के आसपास भोज द्वितीय को परास्त करके महिपाल सिंहासन पर बैठा। उसे विनायकपाल और हेरंबपाल भी कहा जाता है। सिंहासन पर बैठते ही उसने राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय के आक्रमण का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूटों ने उज्जैन पर अधिकार करने के बाद कन्नौज पर आक्रमण कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। प्रास्त महिपाल राजधानी से भाग खड़ा हुआ। राष्ट्रकूटों की वापसी के बाद वे कन्नौज लौट आया और उसने अपने राज्य के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि इस काम में उसे चंदेल नरेश हर्ष से महत्वपूर्ण सहयोग मिलता था। राजशेखर ने अपने आश्रयदाता महिपाल की बहुत सी विजयों का उल्लेख किया है। संभव है कि राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में उसने दक्षिण के कुछ राजाओं को पराजित किया हो। महिपाल के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय सिंहासन पर बैठा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह 2-3 वर्ष ही शासन कर पाया। उसके बाद देवपाल शासक बना। ये दोनों शासक कमजोर निकले और चंदेल नरेश यशोवर्मन ने गुर्जरों के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाद के गुर्जर शासकों के समय में कन्नौज की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। देवपाल के पुत्र राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर उसे और भी अधिक निर्बल बना दिया। 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव घेड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उनके स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इसके बाद हमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख घेड़वालों, राठौड़ों और चौहानों के सामंतों के रूप में ही मिलता है। देवपाल के समय से ही गुर्जर प्रतिहारों के राजस्थानी सामंत स्वतंत्र होने के प्रयास में लग गए थे और आगे चलकर उन्हें गुर्जर प्रतिहार के प्रभुत्व से स्वतंत्र हो जाने में सफलता भी मिल गई। मध्यकाल शौर्य और पराक्रम का युग था। जब तक गुर्जरों में साहसी एवं पराक्रमी शासक उत्पन्न होते रहे, उनका राज्य विस्तृत होता गया। प्रारंभ में मंडोर के प्रतिहारों में नागभट्ट, सिलुक, बाउक आदि पराक्रमी शासक हुए थे और उन्होंने अपने राज्य को शक्तिशाली ही नहीं बनाया अपितु उसका विस्तार भी किया। उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहारों में भी अनेक प्रतिभाशाली शासक हुए और हर्ष की मृत्यु के बाद रिक्त केंद्रीय शक्ति को हथियाने के लिए बंगाल के पालों तथा दक्षिण के राष्ट्रकूटों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में कूद पड़े और कई बार उन्हें महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली। उन्होंने लगभग समूचे राजस्थान को अपने अधिकार में कर लिया, परंतु गुर्जरों की केंद्रीय शक्ति के निर्बल पड़ते ही उनके राजस्थानी तथा चंदेल सामंतों ने उनके आधिपत्य की बेड़ियों को काटकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। चंद्रदेव घेड़वाल ने तो उनसे कन्नौज भी छीन लिया। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इस प्रकार हमने विस्तृत रूप से जो सब प्राचीन भारत में जिसके तहत पूर्व मध्यकाल या उत्तर गुप्त या राजपूत काल के तहत सबसे जो कठिन टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, उसके विषय में अध्ययन किया। धन्यवाद।